Hello everyone, welcome to economics. So this is your first lecture of mathematical economics. Apart from what we discussed in the number system in the last class, we will start with the set theory today. So set theory में सबसे पहला discussion, what is a set? Set क्या होता है? Set is a collection of objects. एक कहानी से समझो. Suppose you went to the market. मार्केट में जाने के बाद आप कुछ बाई करते हो. लेट दैट बी यू बॉट सम फ्रूट्स. ओके. और आपकी रूममेट आप या आपके फैमिली मेंबर में से कोई गया. लेट अस बी योर मॉम. ओके. सो लेट दैट बी योर मॉम गोइंग टू द मार्केट. और वो भी क्या करती हैं? बाई करती हैं फ्रूट्स को. ओके. सो दोनों ने जो फ्रूट्स खरीदे, उन फ्रूट्स को अगर आपसे पूछा जाए, मान लो मैं पूछूं आपने फ्रूट्स में क्या क्या खरीद कर ला, सो उसका जो भी आप बताओगे कि मैंने बनाना खरीदा, मैंने ऑरेंजेस खरीदे, मैंने एप्पल्स खरीदे, मैंने ग्रेप्स खरीदे, सो ये सारे मिलाकर एक सेट बनेंगे. सो सपोज मैं सेट को ए से डिनोट करूं. ये सेट क्या है? फ्रूट्स बॉट बाय यू. ठीक है. सो इसमें अगर सेट को डिनोट करते हैं हमारे ब्रेसेस से. ओके. सो दिस नोटेशन इज ऑफ ब्रेसेस. दिस नोटेशन इज ऑफ parenthesis and this notation is for bracket. यही ब्रेसेस को आप बोलते हो कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस को बोलते हो स्मॉल ब्रैकेट, और ब्रैकेट को बोलते हो स्क्वायर ब्रैकेट. ओके. सो फ्रूट्स जो आपने बाय किया है इसको आप ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करोगे. सो लेट दैट बी बनानास, ऑरेंजेस, एप्पल्स. ठीक है. ग्रेप्स. ये मान लो आपने बाय किया. और लेट देयर बी सेट बी. सेट बी इज द फ्रूट्स बॉट बाय योर मदर. और उन्होंने क्या किया? लिमिटेड ही खरीदे. उन्होंने समझो बनानास खरीदे और एप्पल्स खरीदी. ओके. क्योंकि उन्हें पता है फ्रिज में ऑलरेडी ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स पड़े हुए हैं. सो उन्होंने लिमिटेड फ्रूट्स ही बाय किया. लेकिन आपको तो पता नहीं है, आपको तो बस खुद से मतलब होता है. सो आपने एक्स्ट्रा ही बाय कर लिया. ठीक है. सो ये आपके सेट का रिप्रेजेंटेशन है. ओके. अब यहां से आपसे पूछा जाए कि सब मिलाकर ये बताओ, अगर मुझे फ्रूट्स खाने हैं तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ओके. सो ये जो डिस्कशन हो रहा है, यानी कि दोनों ने जो चीजें बाई की है उसका मिलाकर क्या निकल रहा है. सो फॉर दैट you must understand about union of sets and intersection of sets. So union of sets में क्या होता है? union of sets में देखोगे सो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी होगी इधर का या और का. ओके. सो कहने का मतलब क्या है? द एलिमेंट must be a member of either of the sets. Okay. और इनका मिलाकर आप क्या करोगे? एक सेट बनाओगे. और ये जो सेट बनेगा इसी सेट को बोलोगे यूनियन सेट. क्या बोलोगे? यूनियन सेट. ओके. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज होती है एंड का. ठीक है. सो यहाँ पे द एलिमेंट must be a member of all the sets. जैसे यहाँ पे दो सेट्स हैं तो यहाँ पे
बोथ द सेट्स हो जाएंगे। अगर आपके पास 3 सेट्स हैं तो 3 का इंटरसेक्शन, मतलब 3 के लिए इंटरसेक्शन यूज करोगे, या ऑल द 3 सेट्स यू विल से। ओके, सो ये आपका कहलाएगा, इसका अगर आप सेट बनाते हो, इस सेट को बोलेंगे इंटरसेक्शन सेट। ओके, अब इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? यूनियन ऑफ अ सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ ऐसा, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट का नोटेशन होता है कुछ ऐसा। ठीक है, मतलब यू शेप्ड का यूनियन और इन्वर्टेड यू शेप्ड का इंटरसेक्शन, इतना तक आपको याद रखना है। अब इसमें से मैं जब बातें कर रहा था कि क्या क्या फ्रूट्स के ऑप्शंस बचे हैं आपको चॉइसेस की तरह, क्या आप कंज्यूम कर सकते हो, सो फॉर दैट यू विल बी लुकिंग एट द यूनियन। ओके, तो इन दोनों में यूनियन देखोगे। यूनियन का मतलब क्या है कि इसमें जो भी आप एलिमेंट देख रहे हो वो एलिमेंट दूसरे का, इस दोनों सेट में से किसी न किसी का मेंबर होना चाहिए। अब एक जो वर्ड देख रहे हो, मैंने लिखा एलिमेंट, मैंने लिखा मेंबर, ये सारे होते क्या है? सो सबसे पहले समझो, जो भी आप एलिमेंट की बात कर रहे हो, इसी एलिमेंट को आप बोलते हो मेंबर, और इसी मेंबर को आप बोलते हो एंटिटी। ऑल्दो एंटिटी टर्म जल्दी यूज नहीं करते हैं, मेनली जो टर्म यूज करते हैं दैट इज अबाउट एलिमेंट एंड अ मेंबर। एलिमेंट, मेंबर और एंटिटी ऑफ अ सेट का मतलब क्या है? द एलिमेंट, मेंबर और एंटिटी ऑफ अ सेट का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट उस सेट से बिलोंग करे। यानी कि अगर आप अपने घर के मेंबर हो, दैट मीन्स यू आर an element of your house. You are a member of your house. You are an entity in your house. Okay, so the object that belongs to the set is called the member of a set. अब आप यूनियन की बात करोगे, सो ए यूनियन बी वुड बी जो भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, वो तो होंगे ही, उसके अलावा जो एलिमेंट किसी एक में भी लाई कर रहे हैं वो भी होंगे। सो यूनियन ऑफ अ सेट का मतलब क्या हुआ? बनाना भी होगा, एप्पल भी होगा, ऑरेंज भी होगा, ग्रेप्स भी होगा। ओके, अगर मैं यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर दूं, मान लो कि मैं एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर दूं, लेट अस हैव दिस एज पपाया, सो मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कर देता हूं। सो मान लो कुछ ऐसा है। सो इस सिचुएशन में अगर आप यूनियन निकालते हो, सो यूनियन विल कंप्राइज ऑफ बनाना, ऑरेंजेस, एप्पल्स, ग्रेप्स एंड पपाया। सो टोटल 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के आपके पास चॉइसेस हो गए। दैट इज अबाउट द यूनियन ऑफ द सेट। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात करते हैं। सो देयर आर 2 डिफरेंट सेट्स। सो फॉर दोज 2 सेट्स व्हाट वुड बी द इंटरसेक्शन ऑफ दिस 2 सेट्स? मतलब आपसे पूछा जाएगा, अच्छा दोनों ने एक ही चीजें खरीद लाए, पैसा वेस्ट कर दिया, अब ये बेकार में फ्रिज में पड़ा रहेगा। सो ये जो थॉट प्रोसेस, जैसे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देते हो फैमिली में, सो दैट इज अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स। ओके, सो फॉर दोज 2 sets here you will have the intersection of the sets as bananas and apples, क्योंकि ये दोनों ने बाई किया है, आपने भी बाई किया है, आपकी मम्मी ने भी बाई किया है। ओके, सो फॉर दैट केस you will have the intersection of the sets here A and B as bananas and apples. What would be the union of the sets? Bananas, oranges, apples, grapes and papaya. ओके, सो मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूं और आप लोग यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। अगर कोई आपको डाउट है तो आप बताओ। सो फॉर दैट हियर यू विल हैव ए यूनियन बी रिप्रेजेंटेड एज सेट ऑफ बनानास, ऑरेंजेस, एप्पल्स और इसके साथ में आ गया आपका ग्रेप्स एंड पपाया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी की जब बात करते हो, यानी कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, सो फॉर दैट यू विल हैव बनानास एंड एप्पल्स। जस्ट टेक अ नोट,
If you have any doubt till now, let me know. Okay, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. Okay, so let us move. एक रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं, that is called Venn diagram. Okay, so कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंपल सा टर्म कि वेन डायग्राम होता क्या है. सो वेन डायग्राम याद रखना, वेन डायग्राम इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स. ठीक है, सो इसमें अगर आपका सेट ए रहा और दूसरा सेट रहा सेट बी. ओके, सो दो सेट्स रहे. सो इस सेट ए और सेट बी, अगर इसकी जो यूनियन की बात करोगे, ए यूनियन बी, तो इसमें ये सारा का सारा आ जाएगा. मतलब या तो ए से बिलोंग करे या तो बी से बिलोंग करे, तो ये सारा का सारा ही पार्ट हो जाएगा. कहने का मतलब इसमें भी है, इसमें भी है, इस एरिया में, तीनों का मिलाकर आपका कहलाएगा ए यूनियन बी. सो कहने का मतलब ये यूनियन बी will comprise of, let us have this as number 1, let us have this number 2, let us have this as number 3. तो तीन एरिया जो दिख रहा है, तीनों एरिया को मिलाकर आपका ए यूनियन बी बनेगा. सो ए यूनियन बी comprises of the area 1 plus 2 plus 3. मतलब इसमें तीनों इंक्लूडेड है. ओके, सो समथिंग लाइक दैट इज ऑफ दिस शेप. ठीक है, सो यहाँ पे ए आया, यहाँ बी आया. सो ये दोनों के अलावा भी ये सारे मेंबर्स हैं, इस एरिया के अलावा भी ये मेंबर्स हैं. ओके, सो दैट इज फॉर ए यूनियन बी. अब आते हैं ये इंटरसेक्शन बी पे. ये इंटरसेक्शन बी में क्या है कि इसमें आपको फाइंड करना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है. इन दोनों में जो कॉमन एरिया आ रहा है दैट इज एरिया थर्ड. ओके, सो थर्ड एरिया इज कॉमन बिटवीन द टू सेट्स. ओके, सो जो मैंने ये रिप्रेजेंटेशन किया है सर्कल का, इसके बदले मैं रेक्टेंगल भी यूज कर सकता था, मैं ट्रायंगल भी यूज कर सकता था, या मैं कोई भी शेप यूज कर सकता था. ओके, बाद में हम लोग इसका डिस्कशन और करेंगे और उसमें समझेंगे कि चीजें होती क्या क्या है. ओके, मैथ्स में जैसे जैसे आगे एक्सटेंड करेंगे. सो इसमें आपको ये समझना है कि ये रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है. सो इसका कोई लॉजिक है या बस ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के लिए. सो बस समझो कि ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है. अगर आप सिर्फ रियल नंबर की बात करते हो, सो रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ सिंगल प्लेन. मतलब एक ही डायमेंशन का प्लेन होता है, जैसे अ लाइन. ओके, इसीलिए आप उसको बोलते हो नंबर लाइन. ओके, सो जब भी आपका 1 2 3 4 -1 -5 समथिंग लाइक दैट, सो ये आपके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं. ये वन डायमेंशनल की बात हो रही है. ओके, सो उसमें आपका एक लाइन आपका एक सेट को बताएगा. ओके, नाउ अगर मान लो आपका 2 डायमेंशनल स्पेस है, जैसे कि हमने कल देखा था, R will represent the set of real numbers. Okay, so this is the set of real numbers. अब इसमें आपका अगर R2 हो जाए, ठीक है, so this is in 2 डायमेंशनल स्पेस. कहने का मतलब एक तरफ R है, दूसरे का भी R है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपका एक ही एलिमेंट मेंबर है, यहाँ पे क्या है, एक पेयर मेंबर है. कहने का मतलब अगर यहाँ पे आप बातें कर रहे थे समथिंग लाइक 1 2 3, दीज वर द मेंबर्स. सो इसमें क्या है कि आपका 1 2 एक साथ, उसके अलावा 2 1 अलग, 1 1 कुछ अलग, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं. ओके, सो ये आपके अलग ये एलिमेंट हुआ. सो एक पर्टिकुलर पॉइंट की जो बात करते हैं आप इस बोर्ड पे, सो दैट इज अबाउट 2 डायमेंशनल स्पेस. सो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी इन 2 डायमेंशनल स्पेस. ओके, सो 2 डायमेंशनल स्पेस में समथिंग लाइक दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी यूज्ड. सो उसके लिए आपका प्लेन होगा. ओके, 3 डायमेंशनल स्पेस में जाते हो, सो फॉर दैट केस आप जानते होंगे कि अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, सो सपोज इफ आई एम
स्पीकिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। सो इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए जो मैं फ्लोर से मैं बात करूं तो फ्लोर से कितने हाइट पे मैं हूं, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे हूं गेट से, ठीक है, और इस साइड के वाल से मैं कितने डिस्टेंस पे हूं। तो ये मैंने 3 तरह के डायमेंशन से लेकर मैंने रिप्रेजेंट किया अपने आप को। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 डायमेंशन के मिलाकर होते हैं। सो 3 डायमेंशंस विल कंप्राइज when you look after the 3 dimensional space। इसी तरह आप आगे एक्सटेंड करोगे तो 4 डायमेंशनल स्पेस, 5 डायमेंशनल स्पेस आएंगे। इन सारे को बोलते हैं यूक्लिडियन स्पेस। ओके, लेकिन वो आपके अभी के काम का नहीं है। अभी बस आपको ये समझना है कि रिप्रेजेंटेशन के लिए आप जनरली क्या करते हो, 2 डायमेंशनल स्पेस यूज करते हो ताकि समझने में आसान पड़े। ओके, और जनरली जो सेट की बातें होती है वो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके रियल नंबर से रिलेटेड ही आते हैं। ओके, रियल नंबर के अलावा इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको कंसीडर ही नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के सिचुएशंस लोगे। ओके, दैट इज द आइडिया। अगर आपको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया हुआ है, यू विल टेक द सेट एज रियल नंबर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट अभी मैं बताऊंगा यूनिवर्सल सेट वगैरह क्या होता है। ओके, सो दैट इज द आइडिया अबाउट द यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ओके, अब यहाँ पे एक मैं टर्म यूज कर रहा था, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब जैसे कि आप देख रहे हो यूनिवर्सल। ओके, सो एक बड़ा सा सेट जो कि एक यूनिवर्स की तरह काम करता है, उसके अंदर जो भी छोटे छोटे सेट्स बन रहे हैं उस बड़े वाले सेट को बोलोगे यूनिवर्सल सेट। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक तरह से आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, एंड द स्टूडेंट्स appearing for the exams, okay, in the final year, उनका एक ग्रुप बना दिया जाए। सो वो क्या हो गए, एक पर्टिकुलर सेट हो गया, और वो सेट एक बड़ा सेट के मेंबर है। ओके, और ये मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा सिचुएशन क्या होता है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर कॉलेज ले लिया जाए, लेट्स हैव दैट एज हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज या मिरांडा हाउस को ले लिया जाए। सो ये पर्टिकुलर कॉलेजेस आपके क्या बता रहे हैं कि एक यूनिवर्सल सेट के एक छोटे से सेट बता रहे हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are studying in the University of Delhi, that comprises the universal set. Okay, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स आपके पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बातें हो रही, उनका रोल नंबर आपने ले लिया और उनको क्या किया, मार्क कर दिया। तो आपका जो यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलता है, उन यूनिक एनरोलमेंट नंबर को अगर एक जगह लिस्ट कर दिया जाए, उसका एक सेट बना दिया जाए, सो दैट सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। आई एम टॉकिंग विद द रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो जो भी बाहर के यूनिवर्सिटीज वाले हैं वो थोड़ा इसको रिलेट करने की कोशिश करें। अब मान लो जो मैंने कॉलेज का नाम लिया, लेट अस हैव दैट एज मिरांडा हाउस। सो मिरांडा हाउस के कॉलेज के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का अगर मैं एक सेट बनाऊं, सो उस पर्टिकुलर सेट को एक जगह मिला दिया जाए, मतलब स्टूडेंट्स का जो भी एनरोलमेंट नंबर्स थे उनको मैं मार्क करके एक पर्टिकुलर सेट बना दूं, तो वो सेट दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ही सब सेट हुआ ना, उसी से भी निकल कर आया ना, उसी का एक पार्ट हुआ ना, उसी का एक छोटा सा कहीं ना कहीं एक कंपोनेंट है। बात समझ रहे हो? सो कहने का मतलब यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सा सेट है जो कि कंप्राइज करता है एक इन सारे सेट्स को। ओके, सो दिस इज द सेट दैट comprises that has the given set as its subset। ओके, अगर इसमें आपको मेन चीज है क्या है, ये समझने के लिए आपको इतना ही काफी है। ठीक है, यहाँ पे अब याद रखना यूनिवर्सल सेट की जो बातें हो गई, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इफ नथिंग इज एक्सप्रेस्ड अबाउट द यूनिवर्सल सेट, then take the set of
real numbers as an universal set. ओके, इसको नोट डाउन करो जरा जल्दी से, बताओगे तो मैं तो मान कर चलूंगा कि तुम्हें आता है। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। अब मैंने एक टर्म यूज किया था, दैट वाज अबाउट सबसेट। ओके, सो सबसेट के लिए चीजें समझो। एक सेट है S, दिस सेट हैज 1 2 3 एज द मेंबर, ठीक है। सो दिस इज सेट S, इसको मैं बोला सेट S, समझ रहे हो। अब यहाँ पे 1 2 3 मैं आप लोगों का असाइंड नंबर में मान लूं। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल्ड हैं उनको मान लो इकोनॉमिक्स मेंटर असाइन करती है। ओके, सो वी हैव सम फैकल्टीज, और वो सारे टीचर्स आपके मेंटर की तरह काम करेंगे। ओके, सो अब डिसाइड करना है किस किस स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर मेंटर के साथ देना है, और किन किन स्टूडेंट्स को किसी और मेंटर को असाइन करना, समथिंग लाइक दैट इज टू बी देयर। सो सिचुएशन क्या हो सकता है कि किसी एक मेंटर के पास ये तीनों स्टूडेंट्स हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एक मेंटर के पास फर्स्ट 2 आ जाए। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि 1 और 3 ये दोनों सेम कॉलेज से हैं, तो इन्होंने बोला कि हम दोनों एक ही मेंटर के अंडर में रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2 और 3 ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सो ये दोनों एक साथ एक ही मेंटर के अंडर में अपना मेंटरशिप चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि इन सब का के लिए अलग अलग मेंटर्स असाइंड हो। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि किसी एक मेंटर को कोई भी आपका स्टूडेंट असाइन नहीं हो। ओके, सो कहने का मतलब सिचुएशन किसी भी तरह से ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं। अगर ऐसे कॉम्बिनेशन अगर आप बना रहे हो, सो इन सबको बोलेंगे सबसेट्स ऑफ सेट S। ओके, सो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब ये जो सेट देख रहे हो, इस सेट में कोई भी मेंबर नहीं है। सो कुछ सेट अगर ऐसा दिखे, मतलब कोई भी मेंबर नहीं है, इसी सेट को आप रिप्रेजेंट करते हो 5 से, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, इसी को आप बोलते हो नल सेट, इसी को आप बोलते हो वाइड सेट, ठीक है। सो जनरली ये दोनों वर्ड्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? नो एलिमेंट is a member of this set. Okay, so I can take some space here. So ये जो कहानी हो रही है, this is about subset. ये सारे मिलाकर क्या हो गए? सबसेट्स हो गया। अब एक मैं दूसरा सेट लेता हूं, let that be set S dash। इस डैश में हमारे ए बी रिप्रेजेंटेशन है। ओके, सो ए बी के रिप्रेजेंटेशन में इनका सबसेट्स बनाना है। सो फॉर दैट यू विल हैव सबसेट्स ऑफ एस डैश, दिस कैन बी। एक काम कर सकते हो, इन दोनों को एक साथ रख सकते हो। यहां पे कहानी समझो, आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड ये दोनों गए एक अपना जो भी लिविंग एरिया ढूंढना था। ओके, सो यू वेंट फॉर सम पीजी, यू वेंट फॉर सम फ्लैट, और जो भी आपको डिसाइड करना है, हॉस्टल वगैरह जो भी ले रहे हो। आप दोनों ने क्या किया? एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देखी, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आप दोनों ने देख लिया। अब उसके बाद डिसीजन आप ले रहे हो
सो डिसीजन क्या हो सकता है, या तो दोनों साथ रहने की डिसाइड कर दो उसी में, सो दैट कैन बी वन सेट, या आपको पसंद आए आपके फ्रेंड को पसंद नहीं आए, या आपको पसंद नहीं आए आपके फ्रेंड को पसंद आए, या दोनों में किसी को पसंद नहीं आए, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ओके, सो यू गॉट 4 डिफरेंट सबसेट्स ऑफ एस10। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए बी ए सेट ऑफ बी 5। ओके, सो ये जो आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट यू गेट एज द सबसेट ऑफ एस10। ओके, अब यहां समझना, ध्यान देना, ये जो ए बी देख रहे हो, ये और ये अलग है। अगर इनक्लोज कर दिया गया ब्रेसेस से, सो एक पर्टिकुलर सेट बन गया। अगर आपने इनक्लोज नहीं किया, वो पर्टिकुलर मेंबर है, ये याद रखना। ओके, सो दैट इज अबाउट सेट एंड सबसेट। ओके, अब यहां पे चीजों को समझो। यहां जो मैंने देखा, देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स, 2 members. Okay, so for a set, n of s is the number of elements in set S. Number of elements in set S कितने हैं? 1 2 3। ओके, इस पे मैं एक और डिस्कशन करूंगा, अभी बताऊंगा आपको कि अगर इसको कहीं और तरीके से भी लिखा जाता तब क्या होता। सो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। इसी तरह n ऑफ S10 कितना होगा? 2। ओके, सो अब इसको अगर आप देखोगे, सबसेट ऑफ S10 और सबसेट ऑफ S, सो यू गॉट सबसेट ऑफ S कितने हो गए टोटल? 8 subsets of S. So total 8 subsets of S। कहने का मतलब this is equal to 2 to the power 3। कहने का मतलब this is equal to 2 to the power m। ओके, उसी तरह टोटल 4 subsets of S dash, कहने का मतलब 2 to the power 2, यानी कि 2 to the power m। m क्या हो गया? m is the number of elements in set in the set। ओके, अब यहां पे याद रखना, ये जो मैं 1 2 3 की बात कर रहा, 1 2 3 इज सेम एज 1, अच्छा नहीं दिख रहा, 2 3 3 2 3। ठीक है, दिस इज सेम एज 1 2 3 1। ये मैं बताऊंगा भी ऐसा क्यों है, ये आप समझ कर रखो कि ये सेम है। ऐसा क्यों है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब, इसमें जो मैंने देखा रिपीटिशंस एंड ऑर्डरिंग डोंट मैटर। ओके, सो मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। अब आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है तो बता देना। रिपीटिशंस एंड ऑर्डरिंग डू नॉट मैटर इन अ सेट। कोई डाउट है तो बताओ। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। सो मैं अभी बातें कर रहा था कि ऑर्डरिंग और रिपीटिशंस मैटर नहीं कहते। अब सोचो, हाइपोथेटिकल सिनारियो, आपसे मैं पूछूं कि आपके घर में कितने लोग हैं। ओके, सो उसका एक सेट ले लिया जाए, लेट दैट बी सेट ए। ओके, सो उसमें आपने नाम बताए, सो लेट दैट बी राम, लेट दैट बी
श्याम and let that be राधा। ठीक है, सो ये 3 आपने नाम बताया। लेकिन हुआ ये कि एक दिन ना मैं आपके घर चला गया और उसके बाद मैं नोटिस कर रहा हूं कि कौन कौन से नाम आपके यहाँ बोला जा रहा। ओके, और थोड़ी देर के लिए मान लो आपके पेरेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। ओके, और जो भी नाम अनाउंस होगा वो नाम क्या होगा, आपके सिबलिंग्स का ही अनाउंस होगा। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ योर सिबलिंग्स। सो ये 3 सिबलिंग्स का मिलाकर एक सेट बना। ओके, लेकिन जब मैं गया आपके घर तो मुझे क्या सुनाई दिया, राम भी सुनाई दिया, श्याम भी सुनाई दिया, राधा भी सुनाई दिया। किसी ने राधा का ही नाम मान लो मेधा सुनाई, किसी ने मीरा बोला। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि एक सेम मेंबर को अलग अलग नाम से भी आप जान सकते हो। इसी राम को कोई ऐसा भी बोल सकता है, लेट दैट बी कृष्णा। ठीक है, बेटर रहेगा श्याम को ही कृष्णा रखा जाए। ओके, सो मान लो श्याम का दूसरा नाम है कृष्णा। ओके, सो सिचुएशन क्या हुई, ये जो दूसरे नाम मिलाकर हैं आइडेंटिटी तो चेंज नहीं कर रहा है ना, एक पर्टिकुलर वही पर्सन को बता रहे हैं। सो कहने का मतलब अगर आप नाम कुछ और लिखोगे तो भी सेम बात हो रही है। ओके, सो दैट मीन्स ये दोनों सेट जो हैं अगर इसी का दूसरा नाम है अदर नेम्स। ओके, so in that situation you will have this same set represented if we change the names. ओके, सो कहने का मतलब अगर मैं एक सेट बनाऊं, ये आपका सेट ए को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं और इसके लिए मैं सेट बना दूं सेट बी, उसमें राम को ज्यों का त्यों लिखूं, श्याम की जगह मैं कृष्णा लिखूं और राधा की जगह मैं मान लो मेधा लिखूं, तो ये जो सेट बन रहा, ये सेट और ये सेट दोनों सेम होंगे। ओके, और जब दोनों सेम होंगे इन्हीं को बोलेंगे ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। इसको मैथमेटिकल टर्म्स में समझो जरा। अगर एक सेट ए ले लिया जाए, लेट दैट सेट बी 1 2 3। ओके, एक दूसरा सेट है सेट बी, दिस इज द सेट बी। ओके, B is the set of X such that X belongs to the set of positive integers. Okay, set of positive integers and X is less than 4. ठीक है, कुछ ऐसा मान लिया जाए। सो इसके लिए आपका कंडीशन क्या हुआ, एंड है तो दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स जो है 4 से कम होना चाहिए। एक्स 4 से कम हो और एक्स आपका पॉजिटिव इंटीजर हो, ये तभी पॉसिबल है जब एक्स क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। यही हो सकता है। सो x या तो 1 होगा या x इक्वल टू 2 होगा या x इक्वल टू 3 होगा, यही तीनों हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज। इन तीनों को अगर एक साथ आप लिखोगे, सो दैट इज सेट b एज 1 2 3। कहने का मतलब a इक्वल्स टू b। ओके, सो ये कहानी हो गई। सो ये मैटर नहीं करता। ऐसा भी हो सकता है कि पहले मुझे राम का नाम सुनाई नहीं दिया, पहले मुझे राधा का नाम सुनाई दिया, ऐसा भी हो सकता है। सो राम श्याम राधा बोलते हो, मैंने आपसे पूछा कि आप अपने सिबलिंग्स के नाम बताओ, आपने बताया राम श्याम राधा। ठीक है, मेरी कान कमजोर थी और मैंने राम नहीं सुना, मैंने सुना श्याम राधा, फिर लास्ट में मैंने पूछा पहले क्या बताया था, तो आपने बोला राम। ओके, सो ये जो 3 मिलाकर जो सेट बना, ये सेट वही है जो आपके सिबलिंग का पहले आप नाम बता रहे। ओके, ऑर्डरिंग मैटर नहीं करेगा, ऑर्डरिंग विल नॉट चेंज। ओके, ये याद रखना, यहाँ पे मेंबर्स की बात हो रही है। लेकिन जब मैं यहाँ पे जब डिस्कशन कर रहा था, दैट इज अबाउट दिस 1 2 एंड 2 1। सो 1 2 का कोऑर्डिनेट 2 1 का कोऑर्डिनेट
दोनों दो अलग कोऑर्डिनेट हैं, सो ये दोनों दो अलग पॉइंट्स हैं। ये हम लोग वेक्टर्स में डिस्कस करेंगे, ओके, कि ये दोनों पॉइंट अलग है, ये दोनों सेम बात नहीं है। सो 1 2 इज डिफरेंट, 2 1 इज डिफरेंट, क्योंकि ये आपके फर्स्ट डायमेंशन की बात है, ये सेकंड डायमेंशन की बात है। तो फर्स्ट डायमेंशन में 1 का वैल्यू फर्स्ट डायमेंशन के 2 के वैल्यू से तो अलग ही पॉइंट बताएगा ना। सो समथिंग लाइक दैट इज देयर। सो इस चीज को आपको ध्यान रखनी है। यहां पे आपका ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता और रिपीटिशन सेट के लिए मैटर नहीं करता। यहां तक चीजें काफी डुएबल होती है। होती क्या है, जब इसमें जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आपका नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने को, सो ये तो आपका इजी था। एक होता है पावर सेट। पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। सो कहने का मतलब एक पर्टिकुलर सेट है, उस सेट के सारे सबसेट्स को अगर आप एक पर्टिकुलर सेट में निकाल दोगे, सो उसको बोलोगे पावर सेट। सो पावर सेट ऑफ, अगर ले लिया जाए पावर सेट ऑफ सेट S dash, so in that case you must have the set of all the subsets। तो all the subsets में क्या क्या है, पहला सेट क्या है AB, दूसरा क्या था A। अब यहां देखो सेट जो है मेंबर हो रहा है, सेट मेंबर हो रहा है, ओके। अब यहाँ पे एक जो ब्रेसेस मैंने बनाया है, ये ब्रेस जो है ये क्या बता रहा है कि ए पावर सेट के लिए यूज कर रहा है, और जो छोटे छोटे सेट्स देख रहे हो सबसेट्स, वो सबसेट्स अब इसके मेंबर हो गए, ओके। सो ए बी और जो आपका लास्ट में था 5, ओके, ये मिलाकर पावर सेट हो गया। अब यहां पे आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a power set, in the power set of a set तो इसका नंबर हो जाएगा 2 raised to the power m, ओके, जितना नंबर ऑफ सबसेट्स होना है, where m is the number of elements in the set, ओके। यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगी, ओके। इसके अलावा क्या है, अब ध्यान देना है, एक यूज करते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप सबसेट्स निकाल रहे हो, सो आपने ये सबसेट्स निकाला यहाँ पे, तो इन सबसेट्स में कोई एक ऐसा सबसेट बताओ जो इस सबसेट को अपना सबसेट नहीं बना सकता, ओके। सो कहने का मतलब अगर इस सेट के सबसेट को आपने लिखा तो उसमें ढूंढना है कौन ऐसा सबसेट है जो कि इसका सुपरसेट नहीं है, ओके। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने टर्म यूज किया, दैट इज अबाउट सुपरसेट, ओके। सो ए इज सबसेट ऑफ बी, मैं यहाँ पे यूज अलग करूंगा। इफ मान लो Z is subset of the set of real number, then R is superset of Z, ओके। सो ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे चीजों को समझो पहले कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे सबसेट्स की, तो इन सबसेट्स में आपको ध्यान देना है कि ये जो सबसेट्स में एक सबसेट है Z R का, लेकिन R Z का सबसेट नहीं है, ओके। तो R अगर Z का सबसेट नहीं है तो बोलोगे Z जो है वो प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ
A is proper subset of B if A is subset of B but B is not a subset of A. ओके, B A का सबसेट नहीं हो सकता, A B का सबसेट है, ठीक है, तब आप कहोगे A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। देखो सो गरिमा क्वेश्चन है, एक बार फिर से प्रॉपर सबसेट बताया जाए। सो यहां देखो, अगर सेट S10 लिया जाए, इस S10 के सबसेट्स निकाल रहे हो तो यहाँ पे आपके 4 सबसेट्स बने, एक सेट AB, दूसरा सेट A, तीसरा सेट B, चौथा एम्प्टी सेट। ओके, इन तीनों में आपको मैंने डेफिनेशन लिखाया कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B इफ A इज सबसेट ऑफ B बट B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ओके, कहने का मतलब अगर इसको मैं सेट A मानूं, ओके, तो ये सेट A है और ये सेट B है। ओके, सो ये इसका सबसेट है, ये तो आपने देख लिया, लेकिन ये भी इसका सबसेट है, तो ये भी ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। लेकिन इस सेट को देखोगे तो ये जो सबसेट है, ठीक है, ये सबसेट इसका सबसेट, मतलब ये सेट जो सेट ए बना है किसका है, इसका सबसेट है, लेकिन ए बी जो सेट है ये इसका सबसेट हो सकता है नहीं। सो दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस बट दिस इज सबसेट ऑफ दिस। सो ये सेट जो है इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। ओके, सो यही कहानी थी। कहने का मतलब इसमें अगर आपका कंडीशन क्या होता है कि प्रॉपर सबसेट में उस सेट को हटाकर जितने भी सबसेट्स हैं वो सारे सबसेट्स अगर लिखते हो उनको बोलोगे आप प्रॉपर सबसेट्स। सो इस सिचुएशन में इसके प्रॉपर सबसेट्स कौन कौन से हो गए, ये तीनों आपके प्रॉपर सबसेट्स हो गए। इस सेट के लिए कितने प्रॉपर सबसेट्स हो गए, ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हो गए। आई होप अब क्लैरिटी है, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां पे क्या है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट, ये कितना होगा। अब यहां पे आपने देखा प्रॉपर सबसेट क्या होता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स अदर देन दैट पर्टिकुलर सेट जितने भी होंगे, सो उसमें से एक हटा दो, सो 2 to the power m minus 1 where m is the number of elements in the set। अब आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ अ सेट। सो ये जो देख रहे हो, ये जो सेट, यहां पे एक सेट जो है वो एम्प्टी सेट है, सो दिस इज द एम्प्टी सेट। सो ये जो तीन सेट दिख रहे हैं ये तीन आपके क्या हो गए, नॉन एम्प्टी सबसेट हो गया। सो हाउ मेनी number of, what is the number of non-empty subsets of this particular set, 3। okay, so you will have this as 2 to the power m minus 1। एक और क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट। सो उस सिचुएशन में आपका हो जाएगा, आप उस सेट को भी हटाओगे और एम्प्टी सेट को भी हटाओगे। सो इनके लिए क्या हो जाएगा, वेयर m is the number of elements in the set।
सो ये आपको ध्यान रखना था। अब यहाँ पे मैं एक सेट लिखूं 1 2 3, ठीक है। सो लेट दिस बी द सेट एस, यू हैव सेट एस एज 1 2 3। इसके जो सबसेट्स लिख रहे हो, सबसेट्स क्या क्या होगा? 1 2 3, 1 2, 1 3, 2 3, 1 2 3 एंड में 5। इसके जो आप प्रॉपर सबसेट्स देख रहे हो, प्रॉपर सबसेट्स में क्या हो जाएंगे? ये वाला सेट नहीं हो सकता। सो यू विल हैव दिस एज set 1 2, set 1 3, set 2 3, set 1, set 2, set 3 और set 5। अगर इसी का आपसे पूछा जाए नन एम्प्टी सबसेट, तो नन एम्प्टी सबसेट्स के लिए क्या लिखोगे? यू विल हैव 1 2 3, 1 2, 1 3, 2 3, 1 2 3। ओके, इसी में आपसे पूछा जाए नन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, सो इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा? 1 2, 1 3, 2 3, 1 2 3। सो ये टोटल कितने हो गए? 6। ये टोटल कितने हो गए? 7। ये टोटल कितना हो गया? 7। ये टोटल कितना हो गया? 8। कहने का मतलब इसका अगर नंबर देखोगे, सो 2 to the power 3 दैट इज इक्वल टू 8। इसके अगर नंबर देखना चाहोगे, सो 2 to the power 3 minus 1 दैट इज 7। इसके जो नंबर्स देखना चाहोगे, 2 to the power 3 minus 1 दैट इज इक्वल टू 7। इसके जो नंबर्स देखना चाहोगे, 2 to the power 3 minus 2 दैट इक्वल्स टू 6। ओके, सो क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली आए ये जरूरी नहीं है। जनरली क्वेश्चन नन एम्प्टी सबसेट के बारे में पूछा जाता है, प्रॉपर सबसेट्स के बारे में पूछा जाता है। सो इस चीज को आपको समझकर रखना है। ओके, क्योंकि आपको वर्डिंग पे ध्यान देना, ये नहीं कि जल्दीबाजी में मैंने पढ़ा था, मैंने मिस्टेक कर दिया। ओके, ये नहीं करना है। जितना आपको आता है उसको सही से यूटिलाइज करनी है। कोई डाउट है तो बताओ। ओके, चलो अब देखो, यूनिवर्सल सेट हमने देख लिया था, अब चलते हैं कंप्लीमेंट पे। एस कंप्लीमेंट, इसको लिख सकते हो एस बार, इसको लिख सकते हो एस प्राइम, ठीक है। तीनों नोटेशंस यूज करते हैं कंप्लीमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है? कंप्लीमेंट ऑफ सेट एस। अब एक कंप्लीमेंट कैसे निकालोगे? इसके लिए सबसे पहले जरूरत है आपका यूनिवर्सल सेट। सो एक याद रखना, माइनस। ओके, सो एक आप यूनिवर्सल सेट लोगे, let that universal set be u। ओके, सो एक यूनिवर्सल सेट है, आई हैव दिस एज द यूनिवर्सल सेट। इसको मैं कुछ ऐसा करता हूं जो कि अच्छा भी दिखे। सो लेट अस हैव दिस एज यूनिवर्सल सेट, और इसके लिए मैं एक सेट ले लूं, लेट दिस बी सेट एस, और ये आपका सेट हो गया यूनिवर्सल सेट। सो इसके अंदर जो भी सेट्स हैं वो सारे सेट क्या है? वो सारे एलिमेंट्स एस के मेंबर हैं। ओके, और इस एस के बाहर जो भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर एक सेट बनाया जाए, उस सेट को बोलोगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। मतलब सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट
which are not the members of set S. ओके, सो कहने का मतलब इस S के बाहर जो भी सेट दिख रहा है इस सेट को बोलोगे S कॉम्प्लीमेंट। सो ये S कॉम्प्लीमेंट क्या है? यूनिवर्सल सेट से आपने सेट S को निकाल दिया, यू गॉट योर योर S complement set. So S complement is equal to universal set minus S. You can write this as universal set U minus S. You can write this as universal set U minus set S. ओके, कोई भी रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हो। इसी S कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हो S बार, इसी को आप लिख सकते हो S प्राइम। ओके, सो ये किसका नोटेशन है? कॉम्प्लीमेंट का। आई होप यहां तक चीजें समझ रहे थे। अब यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि एक यूनिवर्सल सेट लिया जाए, लेट अस हैव यूनिवर्सल सेट एज योर सेट ऑफ रियल नंबर, हो सकता है। सो इस यूनिवर्सल सेट का आपने रियल नंबर सेट ले लिया और एक सेट ले लिया जाए सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हमने डिनोट किया था जेड से। ओके, सो सेट ऑफ इंटीजर्स को आपने डिनोट किया था जेड से, तो आपका जो कंप्लीमेंट ऑफ जेड निकालना है, सो दैट विल बी समथिंग लाइक द सेट ऑफ रियल नंबर माइनस द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, रियल नंबर से जो भी आप इंटीजर्स को देख रहे हो उन इंटीजर्स को अगर आप हटा देते हो, सो यू विल बी लेफ्ट विथ द कंप्लीमेंट ऑफ इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, सो ये कहानी हो गई आपके कंप्लीमेंट सेट का और यूनिवर्सल सेट का। और माइनस का कंपोनेंट क्या है? वो उसका मेंबर नहीं है। अब यहाँ पे चीजों को समझो। टेक यूनिवर्सल सेट एज 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ ऐसा ले सकते हो। एक सेट है S, इस S सेट का अगर मैं ले लूं 1 2 3, so in that situation I will have S complement as कौन सा एलिमेंट? इसका मेंबर नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट का मेंबर है 4 5 6 7 8। इन सबको एक साथ लिखोगे, so you will get the complement of this particular set. Okay, so 4 5 6 7 8 will give you the complement of this particular set S. Okay, 4 5 6 7 8, और इसी को आप डिनोट करोगे यूनिवर्सल सेट माइनस सेट S। मतलब इस सेट में इस सेट को माइनस कर दो। कहने का मतलब इसका जो नोटेशन है U माइनस S, इसका मतलब होता है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स which are which belong to the universal set but not to the set S. Okay, so this is the idea about a complement and the minus of a set. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। अब यहां समझो जरा, अगर एक सेट है, इस सेट को ले लिया जाए सेट ए, एक और सेट है सेट बी। ओके, सो इन दोनों में ये जो पोर्शन देख रहे हो ये पोर्शन दोनों में आ रहे हैं। ओके, सो उसको अगर आप हटा देते हो तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी। कहने का मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू द सेट a माइनस a इंटरसेक्शन b।
ओके, सो जो भी उनका इंटरसेक्शन था, अगर उसको आपने हटा दिया तो आपका निकल गया ए माइनस बी। ओके, ये आपका क्या पोर्शन था, ये आपके ए इंटरसेक्शन बी थे। कहने का मतलब अगर मैं पूछूं एन ऑफ एन माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set A minus B. So you will write this as n of A minus n of A intersection B. Okay. Similarly, कहने का मतलब अगर आपका A माइनस B A वाली सेट रही तो आपका B माइनस A ये वाली सेट रहेगी इतनी। Okay. So what I mean to say here is if you have this particular set as set A minus B, okay, then in the similar fashion you will have this as B minus A। कहने का मतलब अगर मैं लिखूं n of B minus A, so you will have n of B minus n of A intersection B। ओके, इसमें से जो भी इंटरसेक्शन का पोर्शन था वो आपने हटा दिया। ओके, सो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब यहां तक तो चीजें बहुत आसान होती है। एक और याद रखना, अगर आपके फॉर टू सेट्स A and B you have n of A union B equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। ओके, अब क्वेश्चन में कभी क्या होगा, आपको A यूनियन B के नंबर्स ढूंढने होंगे तो आप ऐसे निकाल लो, या आपको इसका वैल्यू निकालना होगा, इसको इस साइड लाओ और इसको इस साइड वैल्यू पुट कर दो। कभी कभी ऐसा हो सकता है इसकी और इसकी वैल्यू दी होगी, इसमें से एक की वैल्यू दी होगी, निकालना होगा दूसरे का, वो भी आप कर सकते हो इसी फॉर्मूला को यूज करके। ओके, फॉर थ्री सेट्स A, B and C, n of A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of A intersection C minus n of B intersection C plus n of A intersection B intersection C। अब इसको समझने के लिए हम लोग फिर से वेन डायग्राम यूज करेंगे। सो फॉर टू सेट्स, सपोज यू हैव दिस सेट एंड यू हैव दिस सेट, सेट ए सेट बी। सो इसके यूनियन का मतलब क्या है, ये सेट को आप इंक्लूड कर दो, तो ए आपने इंक्लूड कर दिया, सो यहां से निकल गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। फिर उसके बाद दोबारा अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालते हो तो ये तो दोबारा काउंट हो गया ना, ये पोर्शन दोबारा काउंट हो गया, सो इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो यू गेट दिस फॉर्मूला इन द नेगेटिव पोर्शन। ओके, सो दैट्स द आइडिया हियर। सो कहने का मतलब अगर मैं इसको लिखूं एरिया 1, इसको लिखो एरिया 2, इसको लिखो एरिया 3, सो यू हैव A is equal to 1 plus 2, B is equal to 1 plus 2 plus 3, so A union B लिख रहे हो, that is 1 plus 2 plus 3, so you must have, sorry, B is equal to 1 plus 3। ओके, सो अगर आप A प्लस बी करते हो, सो A प्लस बी में क्या होगा, ये एरिया 1 जो है ये 2 बार आ रहा है, तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा, सो आप ऐसे लिख सकते हो A यूनियन B इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 1। ओके, यही कर सकते हो। सो कहने का मतलब अगर इनके नंबर्स में जाओगे सो यू विल हैव दिस पैटर्न। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह अगर आप 3 सेट देखते हो, सो यू हैव सेट ए, यू हैव सेट बी, यू हैव
सेट सी। सो यहाँ पे मैं लिखूं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7। हो सकता है कुछ ऐसा। सो ए के लिए क्या है, 1 + 2 + 3 + 5। बी के लिए क्या क्या है, 1 + 3 + 4 + 6। सी के लिए क्या क्या है, 1 + 2 + 4 + 7। ओके, लेकिन जब यूनियन की बात करोगे, सो ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ओके, सो अगर आप इसमें से देखना चाहोगे इसको, सो इन दैट केस अब मैं इस छोटे छोटे टुकड़ों में भी देख लेता हूं। सो इन दैट सिचुएशन यू विल हैव ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन सी ए में भी कॉमन हो और सी में भी कॉमन हो, यानी एरिया 1 और 2, 1 + 2। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, 1 और 3। उसी तरह बी और सी में क्या कॉमन है, 1 और 4। इसी तरह आपके तीनों में क्या कॉमन है, 1। ओके, सो अब आप इसको पुट करना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनको अगर आप ऐड करोगे तो बहुत बार मल्टीपल टाइम्स आएंगे। सो एक क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 बार आ जा रहा है। ओके, सो 2 बार आपको माइनस करना है। सो इनसे माइनस करते हो, सो 1 2 3, सो तीनों ने क्या किया, फर्स्ट वाले एरिया को बाहर कर दिया। सो आपको एक बार एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, सो दिस इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। ओके, सो ऐसे अगर आप फिल्टर करते हो तो ये चीजें आपको समझने के लिए हैं। ओके, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तब तो आपको डर लगेगा, लेकिन सीधी बात है, ये फॉर्मूला बहुत देखने में सिंपल है, ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप याद करके रखें क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये इतना मुश्किल भी नहीं है, ये आपको डुएबल है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। इसके बाद आज की क्लास मुश्किल वाली होगी। कोई डाउट है तो बताओ। लिख लियो ना, आगे बढ़े। ओके, सो कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट इज A union B, this is equal to B union A। ओके, उसी तरह A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दोनों सिचुएशन में मिलाकर दोनों कम्यूटेटिव है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि यूनियन ऑफ टू सेट्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, तो आप बोलोगे यस। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, सो यू विल से यस। उसी तरह ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा जाए, सो यू विल हैव ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे दिया जाए कि दो सेट का अगर आप यूनियन निकालो फिर उसके बाद तीसरे सेट का यूनियन निकालो, या दूसरे केस में लास्ट दो सेट का यूनियन निकालो और पहले सेट का फिर से यूनियन निकालकर कंपेयर करो, सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। उसी तरह इंटरसेक्शन में देखोगे, सो ए इंटरसेक्शन बी इनका इंटरसेक्शन सी के साथ, दिस विल बी सेम एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, call these A union A, this is A। इसी तरह A intersection A, this is A। This is called idempotent law। potent law। इसी तरह मतलब एक यूनियन, एक सेट का उसके खुद के साथ यूनियन करोगे तो सेम ही सेट रहेगा, उसका इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ करोगे तो भी सेम ही सेट आएगा। ओके,
इसके साथ साथ ए यूनियन फाई करोगे, दिस इज इक्वल टू ए। इसी तरह अगर आप ए, चौथा हो गया ना, सो ए इंटरसेक्शन फाई करोगे, सो फाई के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, फाई। इसको लॉ ऑफ आपका फाई बोलते हैं, लेकिन वो काम का नहीं है, इससे क्वेश्चंस ऐसे जनरली पूछते नहीं है। ए यूनियन, यहाँ यूनिवर्सल सेट के लिए मैं बनाता हूं यू, ये देखने में थोड़ा सा यू टाइप का लगेगा, सो दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। इसी तरह अगर आपका ए इंटरसेक्शन यूनियन सेट यू है, सो इन दैट केस यू विल गेट दिस एज सेट ए। ओके, सो इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, दिस इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एक और क्या हो सकता है, ए यूनियन B intersection C. In that case, you will get this as A union B intersection A union C. इन दोनों को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, अब मैं क्या करता हूं, आपको सेट ए दे देता हूं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2, सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सेट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 0 1, ठीक है, कुछ ऐसा रखते हैं। सो इन तीनों सेट को लेकर आपको काम करना है। यू इज द सेट -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये आप सेट यूज करके इन सारे रूल्स को आप प्रूफ करने की कोशिश करोगे। आज जानने के बाद आप चेक करोगे कि क्या मैं जो आपको लिखवाया है मैंने वो सही होल्ड कर रहा है या नहीं। कोई इसमें डाउट है तो बताओ, एनी डाउट टिल नाउ? ओके, सो अब यहां पे चीजें पढ़नी है, ओपन सेट और क्लोज सेट। ओके, सो यहां समझो, ओपन सेट में क्या होता है, इसमें बाउंड्री पॉइंट्स आर not the members of the set। क्लोज्ड सेट में क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स आर द members of the set। ओके, इन्हीं की तरह सेट्स को अगर एलिमेंट्स के नंबर पे डिवाइड करोगे, सो यू विल हैव दैट एज फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ओके, सो फाइनाइट सेट में क्या होता है कि यू हैव दिस एज number of elements is fixed number। ओके, इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, number of sets number of elements in the set
इज नॉट फाइनाइट, मतलब ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। अब यहां समझो क्लोज सेट और ओपन सेट का। अगर आपको इस तरह का कोई ब्रैकेट दिखे, इस तरह का, सो ये यूज करोगे, एक लोअर लिमिट होगा और एक आपका अपर लिमिट होगा। सो इसको बोलोगे आप ओपन सेट। ओके, कब A and B are not the members of the set. A, B अगर दोनों तरफ बड़ा वाला ब्रैकेट रहेगा, so you will have closed set. Here you have A and B are members of the set. अगर कुछ ऐसा रहे A, B, या ऐसा रहे A, B, so इन दोनों में आप यहां देख रहे हो B is member of the set while A is not the member of the set. Okay? यहां पे देख रहे हो A is member of the set but B is not the member of the set. अगर कुछ ऐसा देखोगे सो यहां पे neither open nor closed. ओके, अब यहां पे एक मैं आपको काम की चीज बताता हूं। एक सेट है आपका एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट इज both closed set and an open set. ऐसा क्यों पॉसिबल है, यहां ध्यान से सुनना। अगर आप एम्प्टी सेट को देखोगे सो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट मेंबर नहीं है। ओके, कोई एलिमेंट मेंबर नहीं है। सो उसके बाउंड्री पॉइंट्स को अगर आप ढूंढने की ट्राई करोगे सो उसका जो भी बाउंड्री पॉइंट है वो बाउंड्री पॉइंट आप देखोगे कि वो बाउंड्री पॉइंट उस एलिमेंट का, मतलब उस सेट का एलिमेंट है ही नहीं। ओके, सो व्हाट एवर बाउंड्री पॉइंट्स यू गेट दैट इज नॉट द मेंबर ऑफ द एम्प्टी सेट, क्योंकि उसमें कोई मेंबर है ही नहीं तो मेंबर है नहीं। तो दोनों एंड्स पे लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर आप ढूंढते हो तो कोई वैल्यू आपको मिलेगा नहीं। जब वो वैल्यू मिलेगा ही नहीं तो वैल्यू उसका मेंबर है ही नहीं। जब मेंबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट। ओके, अब आ जाओ दूसरा लॉजिक। अब यहां पे जो भी उसके मेंबर्स हैं वो बाउंड्री पॉइंट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब एम्प्टी सेट जो है वो खाली सेट है, उसमें कोई भी मेंबर नहीं है। सो कहने का मतलब उसके बाउंड्री पे जो भी कुछ लाई नहीं करता है, मतलब कुछ भी लाई नहीं करता है, कुछ भी नहीं ही तो मेंबर है। ओके, सो कहने का मतलब अगर आप एम्प्टी सेट को देखोगे तो एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जो कि क्लोज्ड सेट है और ओपन सेट है। ओके, इसी का दूसरा एक अपोजिट केस है दैट इज अबाउट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी होता है तो वहां पे आपका पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ओके, सो ये भी जो सेट है इज बोथ क्लोज्ड सेट एंड ओपन सेट। अब यहां भी लॉजिक को समझो जरा। अगर आप कोई लार्जेस्ट रियल नंबर ढूंढते हो और कोई स्मॉलेस्ट रियल नंबर ढूंढते हो, सो समथिंग लाइक दैट इज द आइडिया हियर। सो एक इन्फिनिटी एक ऐसी वैल्यू है जो वैल्यू आप जानते नहीं हो।
ओके और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, लोएस्ट वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी। सो जब आपका बाउंड्री आपको पता ही नहीं है, सो कहने का मतलब क्या है कि जो भी एलिमेंट्स आपके बाउंड्री पे हैं वो इस सेट के मेंबर क्या है, नहीं है। सो दिस इज एन ओपन सेट, क्योंकि इन्फिनिटी जैसी कोई नंबर तो होती ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी खुद ही अनडिफाइंड है, उसको पता ही नहीं है आपको वैल्यू। जब आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप कैसे बोल सकते हो कि सेट में लाई करता है। So this set minus infinity to infinity is an open set। अब दूसरे तरीके से समझो, जो ये सेट देख रहे हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसमें जितने भी आप रियल नंबर डालो, सारे के सारे रियल नंबर इसके मेंबर। कहने का मतलब कोई भी एक हाईएस्ट रियल नंबर आप पुट करते हो वो भी इसका मेंबर। ओके मैक्सिमम रियल नंबर जो आपको पॉसिबल है या लोवेस्ट रियल नंबर जो आपका पॉसिबल दिख रहा है वो दोनों इसके मेंबर है। कहने का मतलब ये सेट क्लोज्ड सेट है। ओके सो ये दोनों एक तरह से आपको एग्जाम के लिए रट्टा मार देनी है, ठीक है। इन दोनों से आपका निकल कर आएगा, अगर कोई एक सेट है वो सेट आपका क्लोज्ड सेट है तो उसका कंप्लीमेंट ओपन सेट होगा, तो उसका कंप्लीमेंट क्लोज्ड सेट होगा, और ये एक दूसरे के क्या हो गए, कंप्लीमेंट हो गए। सो मैंने बोला था आपको यूनिवर्सल सेट आप क्या लोगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके सो एक आपने उसके यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट बनाया, दैट सेट इज द एम्प्टी सेट। सो एम्प्टी सेट के अलावा यूनिवर्सल सेट के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सब का मिलाकर आपने एक सेट बनाया, that is what you get as the set of the real numbers। okay so ये सेट और ये सेट दोनों सेट एक दूसरे के क्या हो गए, कंप्लीमेंट हो गए। तो ये जब दोनों क्लोज्ड और ओपन है तो जो मैं लॉजिक बताया कि ये क्लोज्ड सेट है तो इसका कंप्लीमेंट ओपन होगा, अगर ये ओपन सेट है तो इसका कंप्लीमेंट क्लोज्ड सेट होगा। सो अगर आप इसको याद रखते हो एम्प्टी सेट को और ये याद रखते हो कि इसका एक कंप्लीमेंट है, दैट मीन्स अगर इसको आप समझते हो कि क्लोज्ड और ओपन है तो भी सी बात है दूसरा भी क्लोज्ड और ओपन हो जाएगा। ओके आई होप ये आपको समझ आया, नहीं समझ आया तो बताना, कोई डाउट है तो बताओ। ओके सो यहां समझो, अगर आप माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की सेट लेते हो तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो सेट ऑफ रियल नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके सो ये दोनों ही बहुत क्लोज्ड सेट और ओपन सेट है। मैं फिर से एक बार बताता हूं आपको, पहला स्टार्ट करता हूं मैं एम्प्टी सेट से। सो एम्प्टी सेट को ध्यान दो, एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट मेंबर नहीं है। ओके कोई एलिमेंट मेंबर नहीं है, यानी कि उसके बाउंड्री पे अगर आप एलिमेंट ढूंढने जाते हो तो कोई भी एलिमेंट अगर आपको ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, ठीक है। सो उस एलिमेंट को हाइपोथेटिकली मान लो कि बाउंड्री पे जो ही एलिमेंट होने थे वो एलिमेंट आपके एम्प्टी सेट में तो है ही नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई मेंबर है ही नहीं। तो बाउंड्री सेट जो भी आप देख रहे हो वो बाउंड्री सेट आपका यूज क्या करेगा, इसका मेंबर नहीं होगा। सर जब मेंबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट। अब यहां ध्यान दो दूसरा लॉजिक, दूसरे लॉजिक में क्या है, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का कोई भी एलिमेंट मेंबर नहीं है। ओके सो इस सिचुएशन में क्या है, जो भी इसके बाउंड्री पॉइंट पे आप देख रहे हो तो बाउंड्री सेट तो खाली है। जब बाउंड्री सेट खाली है बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे जो खाली है बाउंड्री पॉइंट्स, सो बाउंड्री पॉइंट्स खाली होने के कारण आप जो भी एलिमेंट को इस सेट में देखते हो वो सारे इसी को कंटेन करते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं है बाउंड्री पे तो कुछ भी नहीं है सेट में। दैट मीन्स जो भी इसके बाउंड्री पॉइंट पे है इस सेट में लाई करते हैं। दैट इज द कंडीशन दैट दिस इज अ क्लोज्ड सेट। ओके सो एम्प्टी सेट का तो आई होप समझ आ गया। अब आते हैं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का। इस रिप्रेजेंटेशन है आपके सेट ऑफ रियल नंबर्स का। रियल नंबर आपकी कोई भी लोवेस्ट नेगेटिव वैल्यूज ले सकती है, कोई भी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ले सकती है। ओके सो इन दैट सिचुएशन आपको एज्यूम करना है कि आपने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट लिया।
मैक्सिमम लिमिट क्या हो सकता है? इन्फिनिटी। मिनिमम लिमिट क्या हो सकता है? माइनस इन्फिनिटी। आप जानते हो कि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है। These two are undefined numbers. If these two are undefined numbers, then you cannot get the boundary points of this particular set. आपको पता ही नहीं है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या नहीं है, आपको पता ही नहीं कि मिनिमम वैल्यू क्या है। जब आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे? इन दोनों के जो भी बाउंड्री पॉइंट्स अगर आप देख रहे हो, सो वो बाउंड्री पॉइंट्स आपको एक मैक्सिमम लिमिट अगर आप लेते हो इन्फिनिटी को, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट क्या जाएगा? इन्फिनिटी जाएगा। लोएस्ट लिमिट क्या जाएगा? माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट को अगर आप देख रहे हो, जो कि आपके बाउंड्री पॉइंट्स इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो ये दोनों डिफाइंड ही नहीं है। जब डिफाइंड नहीं है तो इस सेट के मेंबर हैं? नहीं है, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर तो है ही नहीं ना, खुद ही डिफाइंड नहीं है। जब डिफाइंड नहीं है तो सेट ऑफ रियल नंबर में लाई नहीं करेंगे। जब सेट ऑफ रियल नंबर में लाई नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओपन सेट। अब आते हैं क्लोज सेट पे। अब ये है सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर का कोई भी मैक्सिमम नंबर ले लो, रियल नंबर का कोई भी मिनिमम नंबर ले लो, सो दोनों नंबर्स आपके रियल नंबर ही होंगे, तो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। जब सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा कोई भी मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी मिनिमम वैल्यू, इन दैट केस यू विल कंसीडर दिस सेट एज क्लोज्ड सेट। सो ये दोनों ऐसे सेट्स हैं जो कि क्लोज सेट भी होते हैं और ओपन सेट भी होते हैं। यही एक एक्सेप्शनल केस है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। कोई डाउट तो नहीं है अब? हाँ श्रीवल्लिका, अभी उसी पे आएंगे। अभी नोट डाउन कर लो, यही सब एग्जांपल सभी कराना है। नोट डाउन कर लेना तो बताना। आद्या, आई मीन कि तुम्हें डाउट नहीं है? ये तुम लोग नो सर मैं डाउट नहीं है ना, यही बोल रहे हो ना? अब लिखोगे यस सर। अगर डाउट होगा तो तुम लोग बता देना कि डाउट क्या है। अगर नहीं डाउट है तो लिखना नो डाउट। ओके, बहुत बढ़िया। चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा, लिख लिया हो ना? हाँ, दोनों एक दूसरे कंप्लीमेंट कैसे हुए ये भी ये ध्यान दो। मैंने क्या बोला था? यूनिवर्सल सेट आपका सेट ऑफ रियल नंबर होगा, ये यूनिवर्सल सेट है। और अगर आपका ये सेट जो सेट ऑफ रियल नंबर जो है ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और आपका जो फाइव सेट है इसको ले लिया जाए सेट ए। ओके, तो आपका ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से माइनस कर दो फाइव को, इसमें से फाइव को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? वही सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सो कहने का मतलब अगर फाइव का कंप्लीमेंट निकालोगे द सेट ऑफ रियल नंबर, यही कहानी है। आई होप अरुंधति समझ आ गया। ठीक है, ओके, आई होप आपने लिख लिया। सो लेट अस मूव टू सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है? आपको दे दिया मैंने जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तीसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक। ओके, चौथा क्वेश्चन मैंने दे दिया माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन दे दिया मैंने -1 से लेकर 2 तक।
सिक्स्थ क्वेश्चन दे दिया मैंने, -1 से लेकर 2 तक। सेवंथ क्वेश्चन दे दिया मैंने, -1 से लेकर 2 तक। एट्थ क्वेश्चन -1 to 1। अब तुम लोग जल्दी जल्दी बताओगे क्लोज्ड है, ओपन है, क्या क्या है। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 में बताते चलो। ओके, 1 मिनट का टाइम है। कोई है? बताओ बताओ। चलो, अगर तुमने लिख लिया है तो मैं ही बता देता हूं। 0 to इन्फिनिटी, देखो जब भी इन्फिनिटी रहेगा तो यहां पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्लोज्ड सेट का और ओपन सेट का। तो हमें इन्फिनिटी वाली जो भी कंडीशंस हैं उससे हम चेक नहीं कर सकते, वो दोनों के लिए ओपन क्लोज्ड हो सकता है। ओके, सो जहां भी इन्फिनिटी है उसको हमें कंसिडर नहीं करना, हमें दूसरे साइड के कंसिडर करना है। सो इस साइड अगर ओपन है तो ये साइड क्लोज तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरा कंडीशन क्या बचा, ओपन सेट का। सो दिस विल बी ओपन सेट। और ये क्या होगा, इधर की तरफ क्लोज्ड है तो इधर ओपन हो नहीं सकता, क्लोज्ड ही हो सकता है। सो क्लोज्ड सेट। उसी तरह यहां देखोगे, सो दिस विल बी ओपन सेट, दिस विल बी क्लोज्ड सेट। ये तो सिंपल है, ओपन सेट, neither open nor closed। neither open nor closed। ओके, मैच कर लेना अपने आंसर से। दिस इज क्लोज्ड सेट। आई होप आपके आंसर्स आ गए। तो अब एक क्वेश्चन था श्रीवल्लिका का अबाउट दिस, हाउ दिस इज एन ओपन सेट। ओके, सो ये ओपन सेट कैसे है, अगर आप इस एंड पे देखते हो तो इस एंड पे बाउंड्री पॉइंट जो 0 है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेट, सो दिस कैन नॉट बी अ क्लोज्ड सेट। सो हमारे पास कैंडिडेट क्या बचता है, ओपन सेट का है, या तो दोनों में कुछ भी नहीं। तो इस साइड ओपन है और इस साइड इंफिनिटी साइड में आपका क्या हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। सो फॉर दैट हियर इफ इट्स ओपन, सो इधर ओपन की पॉसिबिलिटी है। सो ओपन ओपन दोनों तरफ रहेंगे, सो यू विल हैव द सेट एज द ओपन सेट। Okay, so what we got the conclusion as the complement of an open set is a closed set, and the complement of a closed set is an open set। एक और कंडीशन, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकालोगे दैट विल बी ए। सो कहने का मतलब कंप्लीमेंट ऑफ द complement of a set is the set itself। अब एक और कंडीशन याद रखना फाइनाइट सेट के लिए और इनफाइनाइट सेट के लिए। अगर आपका सेट फाइनाइट सेट है, सो इसका अगर आप यूनिवर्सल सेट लेते हो, तो यूनिवर्सल सेट अगर फाइनाइट है, सो complement of a finite set is a finite set। अगर यूनिवर्सल सेट
आपका इनफाइनाइट है, सो इन दैट केस complement of a finite set is an infinite set. इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल्स आप जानते हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड सो ऑन। लेकिन यही अगर आप यूज करते हो इनफाइनाइट सेट के लिए, तो इनफाइनाइट सेट के लिए भी अगर आप देखते हो तो कोई लॉजिक यहाँ पे काम करेगा नहीं, ठीक है। वहां पे हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं बना सकते हो। सो अगर आप कंप्लीमेंट निकालना चाहते हो एक इनफाइनाइट सेट का, वो इनफाइनाइट सेट क्या है, आपके सेट ऑफ, जैसे यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया इनफाइनाइट, ठीक है। सो यूनिवर्सल सेट इनफाइनाइट, लेट दैट बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और दूसरा इनफाइनाइट सेट ले लिया आपने सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। सो अगर आप इंटीजर्स का अगर आप कंप्लीमेंट निकालते हो, सो इन दैट केस आपके बचे हुए क्या हो जाएंगे, वो भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अगर आपके सेट ऑफ रियल नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, और दूसरी आपने इनफाइनाइट सेट बना दिया, समथिंग लाइक दैट, ओके। एक आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट इज योर सेट ऑफ रियल नंबर, और एक सेट आपने बनाया, ये सेट है x लेस देन और इक्वल टू 2, या ले लिया जाए x लेस देन, मैं कर देता हूं लेस देन 2, ओके। और दूसरा क्या किया जाए, x ग्रेटर देन 2। सो इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो भी आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, क्योंकि दो नंबर के बीच में यू हैव इनफाइनाइट नंबर्स, ओके। सो ऐसे एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। लेकिन एक और केस क्या हो सकता है, इनका यूनियन ये एक सेट था, दूसरा सेट क्या हो सकता है, एक सेट ऐसा हो जाए कि दिस सेट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 0, ओके। सो इसमें आपने सारे सेट को इंक्लूड कर लिया एक्सेप्ट 0, तो इसका कंप्लीमेंट क्या बचा, 0 सेट, ओके, सेट विथ द एलिमेंट 0। 0 सेट अलग है और 5 सेट जो बातें कर रहे थे वो अलग है। सो दिस इज द सेट विथ 0 एज इट्स एलिमेंट। वहां पे क्या था, उसके पास 0 भी मेंबर नहीं था, ठीक है। सो इसका अगर आप कंप्लीमेंट निकालोगे इस सेट का, तो इस सेट का कंप्लीमेंट क्या होगा, सेट with 0 as its element, set with 0 as its element, this will be a finite set, okay। लेकिन ये जो सेट देख रहे हो ये इनफाइनाइट सेट है, तो यूनिवर्सल सेट अगर आपका इनफाइनाइट सेट है और कोई सेट इनफाइनाइट है, तो आपका ये फाइनाइट सेट उसका कंप्लीमेंट हो सकता है। अगर कुछ ऐसा है तो इसका जो कंप्लीमेंट बनाओगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल बताया था कि आपका सेट ले लिया जाए यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ रियल नंबर्स, आपका दूसरा सेट ले लिया जाए सेट ऑफ इंटीजर्स as one set. So for that the set of integers will have its complement which will be infinite set, okay। एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है तो ये भी इनफाइनाइट सेट है लेकिन फिर भी ये फाइनाइट सेट इसका कंप्लीमेंट आ रहा है। तो इनफाइनाइट सेट के लिए कोई रूल नहीं है, जो भी रूल है सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए है। सो एक और क्वेश्चन दैट इज अबाउट दिस क्लोज्ड सेट। सो यहां पे आपका जो 0 इंक्लूडेड है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 0 इज इंक्लूडेड और राइट साइड में इंफिनिटी का जो मैंने बताया, दैट इंफिनिटी के लिए अगर आप देखते हो, सो बाउंड्री पॉइंट क्या हो सकता है, कोई भी मैक्सिमम रियल नंबर जो पॉसिबल है, वो पॉसिबल रियल नंबर आपके इस पर्टिकुलर सेट का मेंबर। सो इस साइड से आपका क्लोज्ड भी पॉसिबल है, ओपन भी पॉसिबल है, तो हम सिर्फ इस साइड चेक कर सकते हैं। सो दिस इज क्लोज्ड, सो इस साइड हम क्लोज ले लेंगे, सो वी विल हैव दिस एज क्लोज्ड सेट, क्योंकि कोई भी पॉसिबल रियल नंबर अगर आप देखते हो जो कि हाईएस्ट नंबर है, वो नंबर भी इस सेट का मेंबर होगा। सो व्हेनेवर यू ट्राई टू ड्रॉ द बाउंड्री पॉइंट, in that case
whatever the largest possible real number you have, that will be the member of this particular set. So this set will be closed set. I hope there is no doubt. कोई doubt है तो बताओ. No doubt? ओके सो अब आते हैं बाउंडेड सेट. ठीक है, ये वैसे दोबारा हम लोग ऑप्टिमाइजेशन में पढ़ेंगे. सो बाउंडेड सेट का मतलब क्या है? इफ अ सेट इज कंटेंट within n-dimensional ball with a finite radius we call the set as the bounded set. If a set is closed and bounded, then the set is compact. Set is a compact set. अब यहां ध्यान दो, एक सेट लिया मैंने यहां पे 1 से लेकर 2 तक का. ओके सो ये सेट क्या है? क्लोज्ड सेट है. सो 1 से लेकर 2 तक क्लोज्ड सेट है. अब इसके लिए देख रहे हो ये 1 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है. सो इसके लिए मैंने क्या किया, एक बॉल लिया 1 डायमेंशनल स्पेस का. सो दैट विल बी अ लाइन. उसके लिए मैंने बाउंड्री क्या बना दी है, यहां से -1 से लेकर 3 तक. इसी के अंदर में आप क्या 1 से लेकर 2 तक लाई कर रहे हैं. सो समथिंग लाइक दैट इज देयर. मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने के लिए इसको मैं -1 यहां ले जाता हूं. सो 1 से लेकर 2 तक जो आप देख रहे हो वो इसके अंदर ही लाई कर रहा है. मतलब कोई भी एक मैंने बड़ा सा रेडियस का निकाल लिया. सो उसके अंदर ये पर्टिकुलर सेट लाई कर रहा है. सो दैट मीन्स दिस इज बाउंडेड बाय अ बॉल which is of 1 dimension. Okay, so this will be called bounded set. Okay, so ये आपका हो गया bounded set. और एक closed भी है, bounded भी है. So this will be called as your compact set. Closed plus bounded. एक सेट देखा जाए जो आपने बहुत पढ़ा होगा, समथिंग लाइक दिस इज देयर. सो यहाँ पे कुछ x जैसा होता है, कुछ इधर y जैसा होता है. यहाँ पे आपका a होता है, यहाँ पे b होता है. आपने शायद से कॉलेज में थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता आपने देखे होंगे. सो इसको आप बोलते हो बजट लाइन. और ये जो अंदर के जो सेट दिख रहे हैं इसको बोलते हो आप बजट सेट. Okay, so for this budget set you have 2-dimensional space x and y. So 2-dimensional space का जो ball बनेगा that will be a circle. So if I draw a circle something like this, so let me have the circle here. So अगर मान लो सर्कल एक बनाया जाए, ठीक है, कुछ ऐसा एक, ये तो सर्कल नहीं है. सो मान लो कोई एक ऐसा सर्कल बनाया जाए. सो उस सर्कल के अंदर में ये हमारा बजट सेट लाई करता है. दैट मीन्स यू हैव दिस सेट लाइंग विद इन 2-dimensional बॉल हियर. ओके, सो आपका बजट सेट क्या है? क्लोज्ड भी है, बाउंडेड भी है. सो दिस बजट सेट इज कंपैक्ट सेट. बजट सेट क्लोज्ड प्लस बाउंडेड.
ओके, क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि जितने भी बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज हैं। जब भी आप ऑप्टिमाइजेशन करते थे यूटिलिटी का, सो आपको पता है कि आप इन बाउंड्री पॉइंट्स को भी कंसीडर करते थे, इन पॉइंट्स को भी आप कंसीडर करते थे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए। ओके, आई होप ये चीजें आपको याद होगी। किसी को यहां तक कोई डाउट, कुछ भी तकलीफ बताओ। कोई डाउट नहीं है ना? और सब बताओ। इस टॉपिक में कोई डाउट? ओके, so this is where we will stop for this lecture. Take care, bye bye, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक से।